हे दोस्तों, चेन्नई की एक हाउसवाइफ ने बस 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके उसके 25 करोड़ रुपए बना दिए। ये एक रियल कहानी है हमारे देश के एक साइलेंट इन्वेस्टर की, जिनका नाम है डॉली खन्ना, जिनकी नेटवर्थ आज के टाइम पे ऑलमोस्ट 650 करोड़ है। और कोविड से पहले 2018 के टाइम पे उनकी ये जो नेटवर्थ थी वो 1000 करोड़ से भी ज़्यादा की हो गई थी। मतलब आप बोल सकते हो उन्होंने अपनी सिंगल लाइफ में इतना पैसा बना लिया है जो उनके बच्चों को और बच्चों के बच्चों को भी काम आएंगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन तो आना ही चाहिए कि डॉली खन्ना जी ने इतने अच्छे रिजल्ट्स कैसे क्रिएट करे। वेल देखो, उनके सक्सेस के पीछे ना जो मास्टरमाइंड है ना, वो है उनके हस्बैंड मिस्टर राजीव खन्ना, जो कि 1996 से अपनी वाइफ की पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहे हैं। मिस्टर राजीव खन्ना की जो जर्नी है वो एक सॉलिड एजुकेशनल फाउंडेशन से शुरू हुई थी। पंजाब की जुडिशरी बैकग्राउंड वाली फैमिली से आने वाले राजीव ने अपनी सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली में पूरी करी। उन्होंने 1986 में आईआईटी मद्रास में एडमिशन लिया, जहां उनका परफॉर्मेंस एवरेज सा ही था। बट फिर आईआईटी के बाद राजीव को लगभग 6 महीने तक जॉब नहीं मिली। इस दौरान उन्होंने जर्मन सीखने में अपना टाइम लगाया और 6 महीने बाद फाइनली उन्हें जगत जीत नाम की एक कंपनी में एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी जॉब मिल गई। अभी जो कंपनी थी वो एक लिक्योर कंपनी थी, शराब की कंपनी आप बोल सकते हो। उन्होंने वहाँ पे 11 महीने तक काम किया और यहीं पे उन्होंने जॉब करते करते बहुत सारे वैल्यूएबल बिजनेस लेसन सीखे। ये उनके करियर में एक टर्निंग पॉइंट जैसा था, जिसने उन्होंने बिजनेस वर्ल्ड के कई सारे इंटरेस्टिंग इनसाइट्स दिए। उसके बाद उन्होंने झारखंड में 8 साल तक किसी और कंपनी में काम करा, जॉब करा। फिर 1990 में फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना खुद का बिजनेस शुरू करेंगे। उन्होंने आइसक्रीम का बिजनेस शुरू किया और उसे उन्होंने नाम दिया क्वालिटी। जी हाँ, ये वही क्वालिटी वॉल्स आइसक्रीम है जिसे शायद आपने कभी ना कभी खाया होगा। राजीव ही उसके फाउंडर थे, जो उनकी वाइफ के साइड की फैमिली बिजनेस से इंस्पायर्ड था। मद्रास में उन्होंने एक 3000 स्क्वायर फीट का शेड एक्वायर कर लिया, जिसमें उन्हें बहुत मुश्किलें फेस करनी पड़ी, लेकिन उनकी मेहनत रंग लाई। जिसके बाद 1993 तक उन्होंने बैंगलोर में अपनी एक फैक्ट्री एस्टैब्लिश कर दी। 1993 और 1994 में हिंदुस्तान यूनिलीवर जो था ना, वो भी आइसक्रीम इंडस्ट्री में उन्होंने एंटर कर दिया, जो उन्हें एक बहुत अच्छा मौका लगा, अपनी कंपनी को बेचने का। जिसके बाद 1995 में ही उन्होंने अपना बिजनेस HUL को बेच दिया, जिससे उन्हें अच्छा खासा मोटा पैसा मिल गया। अब जो पैसा मिला था उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतने सारे पैसे का करे क्या, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने सारे पैसों को FD में डाल दिया, जहाँ पे उन्हें 6-7% का एक फिक्स रिटर्न मिल रहा था। तो यहाँ तक ना स्टॉक मार्केट, ये सारी चीज़ें, इससे रिलेटेड उनको कोई आइडिया नहीं था। वो बताते हैं कि उनकी स्टॉक मार्केट जर्नी एक हॉबी की तरह शुरुआत हुई थी। बस एक हॉबी था, इंटरेस्ट था, तो उन्होंने वो करना चालू किया। इनफैक्ट उन्होंने ये बोला भी था कि बिजनेस इज़ माई प्रोफेशन एंड इन्वेस्टमेंट इज़ माई हॉबी। फिर 1997 में उन्होंने सत्यम कंप्यूटर्स में अपना सबसे पहला इन्वेस्टमेंट करा। और आपको पता है उन्होंने इन्वेस्टमेंट क्यों किया? उनके जो पड़ोसी का बेटा था वो सत्यम में काम कर रहा था और उसे अच्छी खासी सैलरी मिल रही थी। जिसके बाद उन्होंने थोड़ी तहकीकात करी, मतलब मालूमात करी, और तो उनको मालूम पड़ा कि ये कंपनी बहुत अच्छा कर रही है और बहुत अच्छा सैलरी भी दे रही है। बस यही रीज़न की वजह से उन्होंने उसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया। और लेट 90s में आपको पता ही होगा एक टेक बूम चला था। सारे जो टेक के स्टॉक थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। बट फिर वो जो बूम था वो बर्स्ट भी हुआ। .com बबल आया था, उसके बाद सारे स्टॉक्स बहुत खतरनाक क्रैश हो गए थे। और ये जो क्रैश था उसमें राजीव को बहुत बड़ा शॉक लगा। लेकिन अच्छी बात क्या थी पता है, उन्होंने ऑलरेडी 300% से ज़्यादा के गेंस कमा लिए थे अपने स्टॉक सेल करके। और ये सब स्टॉक्स क्रैश होने से पहले ही उन्होंने ये कर डाला था। आप बोल सकते हो किस्मत से उनके पैसे बच गए। इसके बाद राजीव को लगा कि यार ये चीज़ सही नहीं है, इसीलिए उन्होंने अपने सभी स्टॉक्स को बेच दिया और अपने पैसे वापस से FD में डाल दिए। जिसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो स्टॉक मार्केट में वापस कभी नहीं आएंगे। लेकिन फिर 2003 में जब वो दिल्ली आए, उन्होंने अपने लिए एक अपार्टमेंट देखना स्टार्ट किया। तब उन्होंने यूनिटेक का ऑफिस विजिट करा। उन्हें ये कंपनी बहुत पसंद आई, उनके ऑपरेशंस, जिस तरीके से वो लोग काम कर रहे थे। इसीलिए फिर उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च करी, तो उन्हें पता चला कि इस बिजनेस की जो अर्निंग है ना वो बहुत अच्छी है, ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी चल रही है, मैनेजमेंट भी एकदम सॉलिड था। ये सब देख के उन्होंने यूनिटेक स्टॉक में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। ये आप बोल सकते हो इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में उनका कमबैक हो गया इससे। कुछ ही सालों में उनके जो 5 लाख थे ना, आप यकीन करो वो 5 लाख बन गए 25 करोड़। और उसके बाद जब 2008 में स्टॉक मार्केट क्रैश आया तो ये स्टॉक इतना गंदा क्रैश हुआ कि आज तक नहीं उठ पाया है। बट अगेन उन्होंने सही टाइम पे अपने स्टॉक्स को बेच चुके थे, इसलिए इससे उन्होंने बहुत पैसे कमा लिए। अब उनकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी थी ना, वो पूरी टोटली पीटर लिंच की एक फिलॉसफी से ली हुई थी। पीटर लिंच का एक कोड भी है, वो बोलते हैं ना, इफ़ यू लाइक द स्टोर चांसेस आर यू लव द स्टॉक। आप खुद इस बारे में सोचो कि आप कौन से प्रोडक्ट अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हो जो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं, मैं एप्पल यूज़ करता हूँ। तो अगर आप उसके स्टॉक्स देखोगे तो वो दुनिया की पहली, आप बोल सकते हो, $1 ट्रिलियन कंपनी है।
कई लोगों को मैगी पसंद होती है, तो उसकी जो पेरेंट कंपनी है नेस्ले, अगर आप उसके स्टॉक्स उठा के देखोगे तो 5 साल में उसने अराउंड 116% के रिटर्न्स दिए हैं। अगर मैं अमेजोन से सेल करता हूँ, ऑडिबल से बुक सुनता हूँ, उसके शेयर प्राइस उठा के देखोगे 44% के ग्रोथ दिए हैं। ऐसे ही आप घर में देखना, जो भी प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हो, जो आपको पसंद आते हैं, जो दुनिया यूज़ कर रही है, उसी के अगर आप स्टॉक्स ले लेते हो तो कई बार उससे बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल जाते हैं। राजीव खन्ना भी यही करते थे। उन्होंने फैम केयर में इन्वेस्ट करा था क्योंकि उनकी जो बेटी थी ना, वो उसके प्रोडक्ट्स यूज़ करती थी। उनकी वाइफ हॉकिन कुकर्स में खाना बनाती थी, और क्योंकि उन्हें खुद क्वालिटी वॉल्स बिजनेस बना के सेल करा था, तो वो जानते थे कि ये छोटी मोटी जो कंपनीज होती है ना, स्मॉल कैप और मिड कैप वाली, इनमें बहुत पोटेंशियल होता है। इसलिए वो अपना फोकस ऐसी छोटी कंपनीज में करते थे, जिनसे उन्हें कई बार मल्टी बैगर्स रिटर्न मिल जाते थे। और आपको पता है इंटरेस्टिंग बात, पहले कभी डॉली खन्ना और राजीव खन्ना का नाम किसी ने सुना नहीं था। ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ बहुत ही सीक्रेट तरीके से इन्वेस्ट करते थे और पैसे कमा रहे थे। कोई इंटरव्यू नहीं, कोई न्यूज़पेपर में खबर नहीं। बट फिर जब से सेबी ने ये नोटिस दिया, हर कंपनी को अपने शेयर होल्डर्स की डिटेल है ना पब्लिक करनी पड़ेगी, जिनके 1% से ज़्यादा शेयर है, और उसके बाद ही डॉली खन्ना का नाम सामने आया। वैसे तो उनके पोर्टफोलियो में 500 से भी ज़्यादा स्टॉक्स है, बट कई सारी कंपनीज ऐसी है जिनमें उनकी शेयर होल्डिंग्स 1% से ज़्यादा है। अब आप देखोगे तो पूरी स्टोरी से कहीं ना कहीं राजीव जी ने और डॉली खन्ना जी ने अपने लिए ना वेल्थ क्रिएट करी है। कैसी वेल्थ? जनरेशनल वेल्थ। और ये उन्होंने करा उन 3 में से 2 मेथड्स का यूज़ करके, जो लेफॉय थॉमस III अपनी बुक जनरेशनल वेल्थ में बताते हैं, जिसके बारे में मैं भी अभी एक एक करके आपको बताऊंगा। बट सबसे पहले देखो, ये समझो, जनरेशनल वेल्थ वो वेल्थ होती है जो सिर्फ आपके सपनों के लिए नहीं, बड़ा घर, महंगी स्पोर्ट्स कार, रिटायरमेंट, बस इतने तक ही सीमित नहीं होती है, बल्कि ये उससे भी कई ज़्यादा होती है। बट ज़्यादातर लोग इतना बड़ा सोचते नहीं है। वो लोग बस सोचते हैं कि छोटे मोटे सपने ही पूरे हो जाए, वही बड़ी बात है। बट आपको उससे बड़ा सोचना चाहिए। जब आप जनरेशनल वेल्थ के बारे में सोचोगे ना, वो बोलते हैं ना, एम फॉर द मून एंड इवन इफ यू मिस यू विल रीच द स्टार्स। ऐसे अगर हम बड़ा सोचेंगे ना, जनरेशनल वेल्थ कमाने के बारे में सोचेंगे, तो चांसेस है कि हम लोग अपने सपनों को तो पूरा कर ही लेंगे। बट लोग सोचते ही कम है। लोग है ना एक इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं समझते। बहुत सारे लोग है ना इनकम और एक्सपेंस के बीच के ग्राफ के डिफरेंस को नहीं समझते, जो कुछ ऐसा है। इनकम जो होती है ना, वो टाइम के साथ साथ थोड़ी बढ़ते रहती है, ठीक है, मैक्सिमम लोगों के लिए। लेकिन एक्सपेंसेस जो होते हैं वो ऐसे नहीं होते। एक्सपेंसेस हमारे बढ़ते रहते हैं, लेकिन अचानक से उनमें कई बार बहुत बड़े बम्स आ जाते हैं। जैसे कि अगर आपको कभी घर खरीदना पड़ गया, कभी आपको कार खरीदनी पड़ गई, कभी कोई शादी का वक्त आ गया, कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, या फिर बच्चों की पढ़ाइयाँ, ऐसी कई बार है ना हमारे बहुत सारे बड़े बड़े एक्सपेंसेस आ जाते हैं। तो अगर आप उसे कंपेयर करके देखोगे तो इनकम और एक्सपेंस में एक्सपेंस ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, जिसकी वजह से ना हम लोग कई बार अमीर नहीं बन पाते हैं। और इनफैक्ट इनकम का जो तो ग्राफ है ना, वो कई बार जीरो भी हो जाता है। कब होता है? कई सारे लोग एक एज के बाद रिटायर हो जाते हैं, तो इनकम सीधा खत्म हो गई। उस टाइम के बाद लोग फिर कई बार दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, या फिर जो थोड़े बहुत पैसे उन्होंने जमा किए हैं उस पर अपनी लाइफ बिताते हैं। जबकि मैं नहीं चाहता हूँ कि ये चीज़ें आपके साथ हो। इसलिए आपके लिए, मेरे लिए ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें ना जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करें। ऐसी वेल्थ क्रिएट करें जिसमें ये एक्सपेंसेस जो कई बार बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, वो तो हम कवर कर ही ले, उसके साथ साथ हम अपने सपनों को भी पूरा करें, प्लस आने वाली जो हमारी जनरेशन है उनके लिए भी बहुत पैसा हम छोड़ के जाए। अब जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करने के लिए ना ऑथर बताते हैं इस बुक में 3 तरीके होते हैं। 3 सबसे कॉमन तरीके जो हिस्ट्री में कई सालों से यूज़ होते हुए आ रहे हैं, जिसमें से पहला मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया है, वो है स्टॉक। आपको स्टोरी याद है जहाँ पे एक आदमी ने न्यूज़ चैनल पे आके कहा था कि उसके दादाजी ने 1990 में एमआरएफ के 20,000 शेयर्स खरीद लिए थे, जिनकी वर्थ आज 1.3 बिलियन है ना। उसको पता भी नहीं था कि उसके पास इतना सारा पैसा है, बट उस टाइम पे एमआरएफ अराउंड 65,000 रुपीज़ पे ट्रेड हो रहा था, तो उस 20,000 शेयर की वैल्यू हो गई थी 130 करोड़। बाय द वे, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो अभी एमआरएफ का जो प्राइस चल रहा है ना, वो कितना पता है? डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। 1,38,200 चल रहा है। अगर उसने वो शेयर्स नहीं बेचे होंगे तो सोचो उसकी वैल्यू अभी कितनी होगी। ऐसे आप देखो तो डॉली खन्ना, राजीव खन्ना ने भी स्टॉक पिक किया, इस वजह से उन्होंने अपनी जनरेशनल वेल्थ बिल्ड करी। ऐसे ही आपको भी अपने रिटायरमेंट प्लानिंग से हटके कुछ स्टॉक्स में तो जिंदगी में इन्वेस्ट करना ही चाहिए। अच्छे स्टॉक्स जिन पे आपको भरोसा है, चाहे वो आप खुद फंडामेंटल एनालिसिस करके करो, या फिर राजीव खन्ना की तरह एक्टिव इन्वेस्टिंग कर सकते हो, या फिर अगर आपको मेहनत नहीं करनी है तो सबसे बेस्ट तरीका पता है क्या है? मैंने कई सारी बुक्स पढ़ी है इसके ऊपर भी, और टोनी रॉबिन्स ने इनफैक्ट दुनिया के सबसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के साथ इंटरव्यू करे, पता है। और सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के साथ इंटरव्यू करने के बाद उन्होंने एक बुक लिखी, अनशेकेबल। उस बुक में उन्होंने जो कोर आइडिया दिया है इतने सारे लोगों से इंटरव्यू करने के बाद, वो यही है, बेस्ट ये है कि आप इंडेक्स फंड्स में रेगुलरली SIP शुरू कर दो, और वो भी डायरेक्ट फंड ना, जिसके जैसे आपके एक्सपेंसेस कम से कम हो, वो आपको सबसे बेस्ट रिटर्न देगी बिना ज़्यादा दिमाग लगाए, जो मैं खुद भी करता हूँ और आपको भी सजेस्ट करूँगा आप भी करना। ये है पहला टूल जो आप यूज़ कर सकते हो जनरेशनल वेल्थ बिल्ड करने के लिए। अब आते हैं दूसरे तरीके पे।
अभी देखो मैं आपको एक रियल स्टोरी बताता हूँ जो बुक से नहीं है, जो स्टोरी मुझे मेरे टीम मेंबर ने ही बताई है। अच्छा, मेरे एक टीम मेंबर का दोस्त है जो बचपन में उसके साथ पढ़ता था। अभी रिसेंटली वो जर्मनी से अपनी मास्टर्स कंप्लीट करके वापस इंडिया आया और अब वो पीएचडी के लिए वापस से यूएसए जा रहा है। आपको एक इंटरेस्टिंग बात पता है, वो जो लड़का है उसका सारा खर्चा उसके फादर उठाते हैं, प्लस उनका एक बड़ा भाई भी है जिसकी शादी हो चुकी है, उसके 2 बच्चे हैं जिसका भी बहुत सारा खर्चा उनके फादर ही उठाते हैं। अब उसका भाई जो है वो तो कमाता है, बट वो दोस्त है ना उसका जो पढ़ रहा है, उसने बोला कि उसने आज तक जिंदगी में 1 रुपये नहीं कमाया क्योंकि उसे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उसके फादर ने इतना वेल्थ बना के रखा हुआ है ना कि उसके सारे एक्सपेंसेस उससे ही निकल जाते हैं। और बात सिर्फ इतनी है कि वो अपने बच्चों के लिए नहीं खर्च करते हैं, उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं उनके लिए भी खर्च करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ऐसे क्या ही काम करते हैं, इतने कैसे पैसे आ गए कि उनके बच्चों को पैसे कमाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो बात यह है ना, मेरे टीम मेंबर को उसके दोस्त ने ही बताया कि दिल्ली में उनकी टोटल 58 प्रॉपर्टीज़ है। जी हाँ, 58, जो मैक्सिमम सब रेंट पे है। बाकी और भी वो बाय और सेल करते रहते हैं, फ्लिप करते रहते हैं, जिसमें उनको प्रॉफिट होता रहता है लाखों का। वो बताता है ना कि वो लोग जब छोटा था तो अपने पापा के साथ एक झोला लेके महीने के एंड में एक एक करके घर पे जाता था पैसे कलेक्ट करने। घर आते आते उनका वो झोला पूरा कैश से भर जाता था, क्योंकि उस टाइम पे यूपीआई वगैरह ये सब इंटरनेट पे तो होता नहीं था, तो सारी चीज़ें कैश में होती थी। अभी तो सब ऑनलाइन पेमेंट ही हो जाती है, बट वो टाइम पे वो बताते थे कि इतना पैसा भरता था जिसे आके वो लोग गिनते थे और उसे रखते थे ना। ये चीज़ मेरे टीम मेंबर बोलता है कि उसके लिए काफ़ी सरप्राइजिंग थी, क्योंकि उससे नहीं पता था कि लोग इतना अमीर है, इतने ज़्यादा वेल्दी है, और उनको देख के कभी लगेगा भी नहीं कि वो लोग इतने अमीर है। उनके पास इतनी महंगी गाड़ी नहीं है, महंगे फ़ोन नहीं है, ना ही उनके कोई महंगे शौक है। वो एकदम सिंपल लाइफस्टाइल लोग फॉलो करते हैं। बस फ़र्क ये है ना कि जहाँ पूरी दुनिया पैसे कमाने के लिए रोते रहती है, वहीं ये लोग को पैसे कमाने की ज़रा भी टेंशन नहीं होती है। प्लस उनके पापा समझदार है, तो उन्होंने पहला तरीका भी यूज़ किया है, जो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना। वहाँ पे भी उन लोग पैसे इन्वेस्ट करते रहते हैं। ये तो चलो मैंने अपनी टीम मेंबर की स्टोरी आपको बताई। आप खुद भी देखना, आपके भी कोई फ्रेंड्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे जो बहुत अमीर होंगे ना, देखना कई बार चांसेस है कि उनके फादर या ग्रैंडफादर ने बहुत सारी लैंड या प्रॉपर्टी खरीद के रखी होगी, जिसकी वजह से आज उनके पास बहुत सारे पैसे हैं। अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। इसलिए सेकंड चीज़ जो जनरेशनल वेल्थ बिल्ड करने में आपकी हेल्प करेगी वो है रियल एस्टेट। अब आपको कई सारे ना समझदार लोग बोलेंगे कि यार बाइंग इज स्टूपिड इन टुडेज टाइम, बेटर रेंटेड, बेटर इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। बट मैं आपको एज अ भाई सजेस्ट करूंगा, देखो हो सके तो लाइफ में प्रॉपर्टीज बाय कर ही लेना अगर आपके पास नहीं है तो, और उन्हें रेंट पे चढ़ा देना। रेंट से इनकम आती रहती है, प्लस दूसरी बात यह है कि प्रॉपर्टी के रेट्स भी बढ़ते रहते हैं। प्लस तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि घर है ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं होता है, वो आपके सिक्योरिटी के लिए भी होता है। मैं खुद रेंट पे रह चुका हूँ और मैंने खुद घर खरीदे भी है, और ट्रस्ट मी, जब मैं खुद के घर पे रहता हूँ ना तो वो एक अलग ही लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन और फीलिंग देता है। रेंट पे कई बार ऐसा होता है कि आपका जो ओनर है वो आपको निकाल सकता है, कुछ भी रीज़न हो सकता है, तो सडनली आपकी लाइफ यहाँ से वहाँ पूरी हो सकती है, आपके पास एक स्टेबिलिटी कम हो सकती है। ये तो बस एक रीज़न है, ऐसे ही बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है पर्सनली रियल एस्टेट इज़ वेरी पावरफुल, और उसे हमें अभी भी यूज़ करना चाहिए जनरेशनल वेल्थ बिल्ड करने के लिए। आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके ज़रूर बताना। अब आता है थर्ड चीज़ पे, इंग्वार कैम्प्राड। इनका जन्म ना 1926 में स्वीडन में स्मॉलैंड प्रोविंस में हुआ था। नो कैमरेड बचपन से ही ना एक एंटरप्रेन्योर थे। सिर्फ 5 साल की उम्र से उन्होंने मैच बॉक्स मतलब माचिस बेचना शुरू कर दिया था। 10 साल की एज में वो साइकिल्स बेचते थे, पेन बेचते थे। कैम्प्रेड में आप बोल सकते हो बचपन से ही बिजनेस का कीड़ा था। 1943 में जब कैम्प्रेड सिर्फ 17 साल के थे तब उन्होंने शुरुआत करी एक बिजनेस की, जिसके नाम के लिए उन्होंने अपने इनिशियल्स का यूज किया, आई और के। उनका नाम क्या था, इंग्वार कैम्प्रेड, तो उन्होंने आई के को लिया और फिर उन्होंने अपने फार्म और गांव का नाम, शायद से उसे ऐसे ही बोलते हैं, एल्म टेरिड एगून नेरिड, थोड़ा सा डिफिकल्ट है प्रोनाउंस करना। यही सारे इनिशियल्स लिए उन्होंने IKEA, जो बन गया आइकिया। शुरुआत में आइकिया ना एक मेल ऑर्डर बिजनेस था, छोटे मोटे हाउस होल्ड आइटम्स बेचता था, जैसे कि पिक्चर फ्रेम्स, वॉचेस, ज्वेलरी। बट फिर कैम्प्रेड ने जल्दी एक चीज़ को नोटिस करा। उन्होंने नोटिस करा जो फर्नीचर्स का मार्केट है ना उसमें बहुत पोटेंशियल है, लोग फर्नीचर्स काफ़ी अच्छे अच्छे महंगे महंगे खरीदते रहते हैं अपने घर के लिए। तो फिर उन्होंने अपना सारा फोकस इस पे शिफ्ट कर दिया। कैम्प्रेड ने अपने बिजनेस के लिए कई इनोवेशंस भी किए, जिसने उनको बहुत ज़्यादा अनफेयर एडवांटेज भी दिया, जिसमें से सबसे पहला था फ्लैट पैक फर्नीचर। देखो पहले ना फर्नीचर्स को लेके ना कई इश्यूज में से 2 इश्यूज बहुत बड़े थे, जिसमें था एक ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज। फर्नीचर्स बड़े बड़े होते थे तो उन्हें ट्रांसपोर्ट करना, स्टोरेज कॉस्ट, ये सब चीज़ें ज़्यादा थी। इसको कॉम्बैट करने के लिए उन्होंने फ्लैट पैक फर्नीचर्स बनाए, मतलब आप उन्हें फ्लैट बॉक्सेस में पैक कर सकते हो, टुकड़े टुकड़े करके, जिसे फिर कस्टमर्स खुद असेंबल करेंगे, जिससे ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज कॉस्ट तो कम हुई, प्लस वो चीज़ें सस्ती भी हो पाई। सेकंड चीज़ उन्होंने करी सेल्फ सर्विस स्टोर्स। 1958 में पहला आइकिया स्टोर एल्महर्ट स्वीडन में ओपन हुआ।
ना ये स्टोर दूसरे स्टोर से काफ़ी अलग था। ये एकदम शोरूम जैसा था, जहाँ पे आप उनके डिज़ाइन को चेक कर सकते हो, प्लस अपने फ्लैट पैक फर्नीचर्स पिक करके जा भी सकते हो वहाँ से। ये पूरा एक्सपीरियंस काफ़ी अलग और यूनिक था, जिसने आइकिया को दूसरों से डिफरेंशिएट किया। आज आइकिया एक ग्लोबल ब्रांड है जो 50 से ज़्यादा देशों में है, 400 से ज़्यादा स्टोर्स है इसके। आइकिया स्टाइलिश, अफोर्डेबल एंड फंक्शनल फर्नीचर्स बेचता है। नो कैम्प्रेड के इनोवेटिव आइडियाज और स्ट्रॉन्ग बिजनेस एथिक्स ने आइकिया को इतना सक्सेसफुल बना दिया, जिसकी वजह से आइकिया $16 बिलियन की कंपनी और ब्रांड बन चुका है। हालांकि अब कैम्प्रेड हमारे बीच में नहीं है, 2018 में ही उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन जब हुई तब वो वर्ल्ड के 8th रिचेस्ट मैन थे, जिनकी नेट वर्थ 58.7 बिलियन रिपोर्ट करी गई थी। बट जाते जाते उन्होंने अपनी फैमिली के लिए इतनी वेल्थ बिल्ड कर दी है कि आज उनके 3 बेटे पीटर, जोनस और मैथियस कैम्प्रेड, सभी के पास आइकिया ग्रुप ऑफ कंपनीज के बोर्ड मेंबर के रोल्स हैं। तीनों कैम्प्रेड भाई इकानो ग्रुप के मालिक हैं, जो एक ग्रुप ऑफ कंपनीज है जो रियल एस्टेट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, रिटेल जैसे एरियाज में इन्वॉल्व है। पहले ये आइकिया का हिस्सा था, बट फिर कैम्प्रेड जी की डेथ के बाद ये एक इंडिपेंडेंट कंपनी बन गई। पीटर कैम्प्रेड बोर्ड के चेयरमैन है और जोनस और मैथियास भी बोर्ड मेंबर्स है, और तीनों भाई बिलियनर्स हैं। आप देखना, जो भी लोग बड़े बिजनेसेस करते हैं वो लोग ऑलमोस्ट हमेशा बहुत वेल्दी होते हैं। आपने कई ऐसे बिजनेसेस देखे होंगे जो जनरेशन से चले आ रहे हैं, हमारे इंडिया में भी। अगर आपने बिजनेस अच्छा बना दिया तो वो कई बार कई जनरेशन्स तक चलता रहता है। अंबानी, टाटास, बिरलास, ये सभी कुछ इंडिया के बहुत बड़े एग्जाम्पल्स हैं जिनके पास बहुत जनरेशनल वेल्थ है। राजीव खन्ना की भी जो स्टोरी है, उसकी भी अगर आप स्टार्टिंग देखोगे तो वो बिजनेस से ही हुई थी। वो तो उन्होंने बिजनेस बेच दिया। शायद अगर वो बेचे नहीं होते और सही तरीके से बिजनेस कर रहे होते तो बिजनेस भी उनका एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ जनरेशनल वेल्थ होता। खैर, पॉइंट ये है ना, ऐसे आपके पास भी 3 ऑप्शंस है जिन पे फोकस आपको करना ही चाहिए। अब आप बोलोगे इन तीनों में से कौन सा रास्ता आपको पिक करना चाहिए? वेल, मेरे हिसाब से तो तीनों रास्ते को पिक करो, लेकिन तीनों रास्तों के लिए आपको पैसा भी लगेगा। दूसरे में, रियल एस्टेट में आपको बहुत पैसा लगता है। स्टॉक मार्केट में भी आप थोड़ा बहुत पैसे से बहुत ज्यादा वेल्थ क्रिएट जल्दी तो नहीं कर सकते हो, इसलिए सबसे बेस्ट है थर्ड ऑप्शन। अब देखो, ये जो तीनों तरीके हैं ना, इसमें पैसे कमाने के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। स्टॉक मार्केट में आप थोड़े बहुत पैसे लगाओगे तो थोड़े बहुत पैसे ही बनेंगे, या फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और रेगुलरली पैसे डालते रहने पड़ेंगे। जबकि रियल एस्टेट में एक साथ बहुत सारे पैसे लगते हैं। वैसे तो तीनों में पैसे लगते हैं, लेकिन कोई एक बेस्ट तरीका जो मुझे लगता है, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा पैसे कमाने में हेल्प करी है, वो है बिजनेस क्रिएट करना। अब आप बोलोगे बिजनेस करने में भी पैसे चाहिए, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैंने एक वीडियो क्रिएट किया है जिसके अंदर मैंने बताया है एग्जैक्टली कि कैसे आप बिना पैसे ज़्यादा इन्वेस्ट किए, या तो जीरो या फिर कम से कम पैसे इन्वेस्ट करके कैसे अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकते हो, जैसा मैंने खुद किया है। ठीक है, वो वाला वीडियो आप जाके जरूर देख लेना, यहाँ पे आपको लिंक दिख रही होगी। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।